वेलकम टू ज़रा हट के। आज हमने सोचा कि एक मुबाहिसा कर लें, और वो इस बात पर कि हर हुकूमत, हर सियासी जमात, हर शख्स जो है इस मुल्क में सहाफ़ियों को ज़िम्मेदार ठहराता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सहाफ़ी जो है उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, मगर जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपको नज़र आते हैं वो उनमें से बेशतर जो है वो एंकर्स होते हैं जिनका रिपोर्टिंग का इतना तजर्बा नहीं होता, मगर बहरहाल ये पूरी दुनिया में होता है कि अच्छी शक्ल की बुनियाद पर या अच्छी प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर उनको स्क्रीन पर लाया जाता है। पाकिस्तान भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। हमारा जो मीडिया है इनिशियली जब आया तो वो भारत से मुतासर था, वहाँ पे जिस तरह के टीवी चैनल्स आते हैं, और अब जो हो गए हैं वो एक हाल वहाँ पर भी ख़राब है। मगर पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो उसने अपनी शक्ल कैसे चेंज की, अचानक सहाफ़ी सीनियर कैसे हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जूनियर तज्ज़ियाकार शाहज़ेब जिलानी हैं, जो BBC के साथ रहे एक तवील अरसे तक, DW के साथ काम किया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और मगर अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, तज्ज़ियाकार नहीं कहते। हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह जो कि डॉन के चीफ़ रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मगर और अब अपना प्रोग्राम भी करते हैं, मगर ख़ुद को वो तज्ज़ियाकार की फ़हरिस्त में नहीं लाते। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ कोई तज्ज़ियाकार ना हो, और ज़ाहिर है इसीलिए हमने तकलीफ़ दी है मज़हर अब्बास को, जो कि बहुत ही वाकई सीनियर जर्नलिस्ट हैं अगर कहा जाए, बहुत अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एडिटर्स भी रहे हैं कई इंस्टीट्यूट्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। तो शाहज़ेब, मैं आपसे शुरू करूँगा। माशरे में जो एक आप उसे नफ़रत कह लें या इख्तिलाफ़ कह लें, वो इतना बढ़ गया है जिसने सहाफ़त को भी बदल दिया है, और अब सहाफ़ी जो है वो आम देखने वाला या कारी हो जाए या नाज़िर हो जाए, जो भी है, वो सहाफ़ियों को उसने उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया है। मसलन अगर आप हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं तो आपका यकीनन झुकाव किसी अपोजिशन जमात की जानिब से होगा, आप वहीं से लिफाफे ले रहे होंगे, या अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं तो अगर आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ हैं तो अपोजिशन कहती है कि ये तो हुकूमत के ये सहाफ़ी का काम ही नहीं है कि वो हुकूमत की तरफदारी करे या हुकूमत की जो बातें हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बयान करे। तो यहाँ हम क्या मिस कर रहे हैं? मुबश्शिर साहब, अगर ये बेसिकली सवाल आपका ये है कि सहाफ़त क्यों बदनाम हुई, है ना। जिस वक्त मैं सहाफ़त में आया, मेरा ख्याल है आप भी उसी टाइम पे थे, तो हम फ़ख्र से बताते थे कि हम सहाफ़ी हैं। आजकल ऑनेस्टली बताऊं, कभी फ़्लाइट पे जा रहे होते हैं, कोई पूछता है कि जी आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं राइटर हूँ, मैं थोड़ा बहुत कभी कोई एनालिसिस वगैरह पढ़ के मैं लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। सहाफ़ी नहीं कहते हम, क्योंकि शर्म आती है। हमारे अपनी फ़ील्ड में ज़ाहिर है कि बहुत मसाइल हैं, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हैं जिन्हें हमने हल नहीं किया। हमारा बिज़नेस मॉडल गलत था। टीवी के आने के बाद हमने देखा कि एंकर्स को लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जो मीडिया वर्कर था, ये कैमरामैन बैठे हुए हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, उनको हम बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। और इंडस्ट्री के मसाइल अपनी जगह पे, टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज की, और फिर जो सहाफ़त के अंदर जो मुदाखलत रही है बाहर से, उसने तो बिगाड़ के रख दिया ना। मतलब जहाँ पे अगर हमें अगर अपने हाल पे छोड़ा जाता तो मेरा ख्याल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी ले आते, इवॉल्व करते, हमारा एक इंटरनल प्रोसेस होता। लेकिन चूंकि बाहर से हमें कंट्रोल किया जाता रहा, मीडिया हाउस को गिराया जाता रहा, उन्हें टारगेट किया जाता रहा, पूरी कैंपेन्स चलाई गई, ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती रही, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात होती रही, तो उससे पूरा एक परसेप्शन ख़राब हुआ। तो हमारा अपना तो उसमें हाथ था ही, हमने बड़ी मेहनत की अपने इस शोबे को बदनाम करने में, लेकिन फिर बाकी जो ताकतवर इदारे हैं, चाहे वो जजेस हों, दूसरे इदारे हों, पॉलिटिशियंस हों, उन्होंने भी फिर ठीक ठाक जो है अपना इसमें हिस्सा डाला। और आज आई थिंक इफ़ आई से कि मीडिया इज़ इन क्राइसिस, जर्नलिज्म इज़ इन क्राइसिस, तो ये गलत नहीं होगा। अज़हर भाई, आपने सुना बात शाहज़ेब की, काफ़ी हद तक ठीक भी है। मीडिया इन क्राइसिस पूरी दुनिया में भी है। ये एक ग्लोबल फिनोमेनन आपको लगता है? हमने ट्रंप हुकूमत में भी देखा, हम चीन की मिसाल ले लें, रूस की मिसाल ले लें, जितने बड़े ममालिक हैं वहाँ सहाफ़ियों का, तुर्की जिसे हम अपना ब्रादर मुल्क कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त सहाफ़ी जेल में हैं। तो हमारा जो मीडिया है निस्बतन आपके ख्याल में आज़ाद है?
शुक्रिया मुबश्शिर। देखिए, वो फारूक सुलेरिया की एक किताब है, मीडिया इंपीरियलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप उसे देखें तो उसमें वो बताया गया है कि किस तरह कॉरपोरेट कल्चर ने मीडिया को ख़राब किया और किस तरह मीडिया इस वक्त हम अपने मीडिया की बात करें तो इंतहाई पोलराइज्ड हो गया है। बिल्कुल। और बेसिकली क्योंकि एक्सप्लोजन इतना ज़बरदस्त हुआ है, इतना धमाका खेज हुआ है कि प्रिंट मीडिया के में जब हम काम करते थे तो वो बहुत महदूद होता था, उसका रिस्पांस भी बड़ा महदूद होता था, उसका रिएक्शन भी बड़ा महदूद होता था। कभी कभार अगर किसी के खिलाफ कोई बड़ी खबर लग गई किसी बड़े अखबार में तो उनके ग्रुप ने अटैक कर दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती थी, ये चीज़ें। लेकिन अब क्या है, अब फौरी तौर पे रिएक्शन आता है, सेकंड्स में रिएक्शन आता है, और 1, 2, 3, 4 का रिएक्शन नहीं आता। सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी, किसी के फॉलोअर्स हैं वो आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे, तो एकदम रद्द-ए-अमल आता है। पहले जर्नलिज्म जो थी, जर्नलिज्म में फ्रीलांस हुआ करते थे, अब जर्नलिज्म फ्रीलांस हो गई है। और ये जो सिचुएशंस हुई है उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस ये खड़ा हुआ है कि अखबारात के ज़माने में मार्केट प्रेशर जो है वो सहाफ़ियों पे नहीं आता था। यानी वो अगर इश्तिहारात के मसले हैं, इश्तिहारात नहीं मिल रहे, कम मिल रहे हैं, तो वो जर्नलिस्ट के ऊपर वो दबाव नहीं आता था। अब क्या है कि अगर आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आपकी रेटिंग्स कम आ रही है, तो एकदम मार्केट का दबाव आपके ऊपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हुआ ये है कि बेइंतहा सहाफ़ी बन गए हैं और सहाफ़त बहुत सिकुड़ गई है, क्योंकि हर कोई सहाफ़ी है, हर कोई जर्नलिस्ट है, सिटीजन जर्नलिस्ट की टर्म भी आ गई है। तो अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो बेइंतहा है, लेकिन वो फ्लो इंफॉर्मेशन सही है गलत है, वो एक बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा हो गया है। तो लिहाजा एक प्रेशर जो है, जो पहले प्रेशर्स होते थे वो बहुत कम होते थे, महदूद होते थे, एडिटर उन प्रेशर्स को फेस करता था, वो करता। लेकिन अब ये हो गया है कि अब आप इतने वल्नरेबल हो गए हैं, चाहे आप कैमरामैन हों, चाहे आप डीएसएनजी स्टाफर हों, डीएसएनजी चलाने वाले हों, आप फील्ड रिपोर्टर्स हों, आप डेस्क पे बैठे हों, चैनल के ऊपर प्रेशर आता है, इंडिविजुअल्स पे प्रेशर नहीं आता। तो वो जो एक सूरत हाल अब बन गई है, उसमें ये समझ में नहीं आ रहा अब इस वक्त जो मीडिया इंडस्ट्री का क्राइसिस है कि जो जर्नलिस्ट है वो एक विक्टिम सा हो गया है, क्योंकि वो इस मीडिया वॉर में वही टारगेट हो सकता है, वही उनका फेस है, वही अटैक हो सकता है। मीडिया जो हाउस की पॉलिसी कुछ है, वो पॉलिसीज में मीडिया हाउस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसका विक्टिम कौन बन रहा है? वो जर्नलिस्ट बन रहा है। जो कोई एक चैनल में बैठा है तो उसकी मजबूरी ये है कि वो उस चैनल की पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है, कोई दूसरे चैनल पे बैठा है तो वो उसकी पॉलिसी के मुताबिक, अगर वो अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ देता है तो उस पर दबाव आ जाता है। तो मेरा ख्याल है एक क्राइसिस सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लड़ने की ज़रूरत है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे सहाफ़ियों को निकलने की ज़रूरत है, एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ यूनियंस क्लब्स को ये तय करना है कि हमें मेंबर्स बनाने हैं कि हमें वोटर्स बनाने हैं, क्योंकि हम वोटर्स बना रहे हैं, हम मेंबर्स नहीं बना रहे। हमने वो क्राइटेरियंस छोड़ दिए हैं कि जी मेंबरशिप की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, किसी जर्नलिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। तो एक मशरूम ग्रोथ जो आई है उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट हो गई है, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट, जो मुख्तलिफ इदारे, उन्हें आसानी ये हो गई है कि वो किसी एक ग्रुप को किसी दूसरे के खिलाफ ला के खड़ा कर सकते हैं, किसी एक यूनियन को किसी दूसरी यूनियन के खिलाफ ला के खड़ा कर सकते हैं। सहाफ़ियों को लड़ाने में उन्हें आसानी हो गई है। तो डिवाइड एंड रूल जो है वो जर्नलिज्म, डिवाइड एंड रूल वाली जर्नलिज्म जो है उससे मेरा ख्याल है बेसिक जर्नलिज्म को नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। हम जाएंगे सनाउल्लाह शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। सनाउल्लाह, आपने भी तवील अरसा हो गया सहाफ़त कर रहे हैं। हर हुकूमत में कोई ना कोई एक ग्रुप ऑफ सहाफ़ी होता था, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट होते थे जो हुकूमत के फेवरेट्स होते थे। मसलन पिछली हुकूमत देख लें तो हेलीकॉप्टर ग्रुप होता था, उससे पिछली हुकूमत देख लें तो ज़ाहिर एक और ग्रुप होता था, उससे पहले हर हुकूमत का ये तरीक़ाकार होता है। इस हुकूमत ने पूरा यूट्यूबर्स का एक जो है ग्रुप खड़ा कर दिया है जिसको वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो है, पहले तो वो ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाते थे कि अच्छा ये
5 या 10 लोग हैं जो कि बहुत करीब हैं और ये जो भी कर रहे हैं, बाकी सहाफ़ी उससे अलग होते थे। अब आपके ख्याल में ये ग्रुप बढ़ता 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बढ़ गया है, लेकिन मौजूद है, जो पहले था आज भी मौजूद है। और लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। पहले तो एक आपने जो बात की, जलानी साहब से सवाल किया, उसका जवाब मैं भी देना चाहता हूँ कि मसला क्या, लैग क्या कर रहा है। तो लैग बुनियादी तौर पर सच कर रहा है। जो सहाफ़त का जो हमें उस्तादों ने चीज़ पढ़ाई थी, जिस पर हम आज भी चल रहे हैं, कोशिश करते हैं, पूरी तो नहीं उस पर अमल करते, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि सच बात करें और उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े वो की जाती है फिर। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस ग्रुप से हम काम कर रहे हैं, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये बातें करने की नहीं है, लेकिन मुझे 10-11 साल हो गए हैं जिस ग्रुप में, मुझे आज तक किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं आया कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो ये बेसिकली इस चीज़ की कमी है इस वक्त ना। और दूसरी बात है, मीडिया इस वक्त जो है वो मादा प्रस्ती की तरफ आ गया है। हर शख्स, अब देखें, इंफॉर्मेशन देना बेसिकली सहाफ़त है, मालूमात देना। बिल्कुल। अब जब से सोशल मीडिया आया है, हर पाकिस्तानी आप समझ लेना वो सहाफ़ी बन गया है और उसने मालूमात देनी है, और मालूमात वो देनी है जिससे उसको रेवेन्यू जनरेशन होगा। अब वो सच झूठ की तमीज़ नहीं रही है। जब सच और झूठ की तमीज़ ना रहे तो फिर वो सहाफ़त तो नहीं कहलाती ना। आज का मैं एक वाक़या सुना दूँगा। आज एक यूट्यूबर ने, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में जिस किस्म के कलमात कहे हैं, या वो उससे पहले जस्टिस फायज़ ईसा और उनकी अलिया के बारे में कहते रहे, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये साफ़त हो गई। और अगर आप व्यूज़ जाके देखें तो वो लाखों में व्यूज़ होंगे। बाकी के भी आप देख लें, जितना आप झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा बिकेगा, और उस झूठ की भी लाइन मिलती है, उस लाइन के हिसाब से आपने झूठ बोलना है। और जब इतना ज़्यादा झूठ बोला जाता है तो आपका या 2-3 शहर में जो दीवाने फिरते हैं, मुबश्शिर ज़ैदे जैसे या मतीउल्लाह जान जैसे, तो फिर उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो सूरत हाल इस लेवल तक आ गई है। ये हमारे माशरती भी जो गिरावट है उसको भी ज़ाहिर करती है। सच को समझना और सच को उस पर अमल पैरा करना और उसको समझना, ये बहुत ज़रूरी है, जो बदकिस्मती से इस वक्त हमारी सहाफ़त में भी नहीं है और हमारे माशरे में भी नहीं। बिल्कुल। इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। थोड़ा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है मीडिया पर, स्टेट ऑफ मीडिया, और साथ ही साथ मीडिया क्योंकि इवॉल्व कर गया है, डिजिटल हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटल पे चली गई, तो कहा जा रहा है कि प्रिंट जो है वो एक डाइंग मीडियम है और शायद टेलीविज़न भी जो है कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ आपके जो मोबाइल फ़ोन है उस पर आ जाएगा, या आप जो है जो यूट्यूब है उसके ऊपर आप देखा करेंगे। काफ़ी हद तक ये ट्रांजिशन हो गई है, मगर इससे ख़तरा ये भी पैदा हुआ है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मीडिया का, और इस बारे में फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने भी आते ही ये कहा था, और शाहजेब ने अपने शुरू में ये कहा कि ये जो मीडिया को सोचना पड़ेगा कि कैसे इवॉल्व किया जाए। तो आपके जहन में कोई आइडिया है कि कैसे इवॉल्व हो सकता है? मुबश्शिर, जैसे आपने कहा कि मैंने काफ़ी टाइम BBC में गुजारा है, और पाकिस्तान में मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले चंद बरसों में हमारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनमें एक बड़ा एक फैशनेबल वो है कि जी डिजिटल स्ट्रैटेजी पे काम करना है, ठीक है ना। जो TV चैनल से जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, हाँ। क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में 60% आबादी जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, और यूथ जो है अनफॉर्चुनेटली वो ना अखबार पढ़ रही है ना TV देख रही है, वो अपने सेलफोन्स पे है, स्मार्टफोन्स पे है। तो जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो उस तरफ जा रहा है, और मीडिया मालिकान, ज़ाहिर है कि मीडिया का कारोबार जो है एडवर्टाइजिंग पे चलता है, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जी कि हमें डिजिटल करना पड़ेगा। अब सबके वेब डेस्क्स हैं, लेकिन वेब डेस्क्स जो हैं बड़े बड़े इदारों में दे आर डंपिंग ग्राउंड फॉर कंटेंट कमिंग फ्रॉम TV। अब TV पे जो बहस मुबाहिस से जो भी हमारा जैसा भी जर्नलिज्म है चल रहा है, हाँ। उसी से वो काट के चीज़ें वो डालते हैं। जैसे अखबार अगले दिन आता है तो कमोबेश वही होता है जो पूरे दिन TV पे चलता है, और अगले दिन उसे रिहैश करके आप अखबार में दे देते हैं, तो कारी के लिए कोई नई चीज़ पढ़ने को नहीं होती। एब्सोल्यूट। इसलिए प्रिंट मीडिया ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ख़त्म होता जा रहा है। आपके बड़े बड़े जो अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, इंडिपेंडेंट है,
उनके प्रिंट एडिशंस बंद हो गए और डिजिटल हो गए। डिजिटल जो है वो उन्होंने ओवरटेक कर लिया है। ओवरटेक किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, मैं भी कल ही किसी से ये बात कर रहा था, हम ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, मैंने कहा कि हमारे जो बिग बॉसेस हैं, मीडिया मैनेजर्स हैं, दे सीम एट अ कंप्लीट लॉस ऑन हाउ दे विल मेक दिस ट्रांजिशन। क्योंकि बीबीसी में हमने 10 साल पहले कन्वर्जेंस का मॉडल इम्प्लीमेंट किया, आई वाज पार्ट ऑफ इट। हमने देखा कि कैसे रेडियो, टीवी, ऑनलाइन जो है उसको करीब लाया गया, एक ऑपरेशन बनाया गया। शुरू में जब मैं बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट था तो मैं सिर्फ टीवी करता था, लेकिन हमारे उस टाइम के दौरान ही हमें रेडियो भी करना था, टीवी भी करना था, ऑनलाइन भी करना था। ये मॉडल चल रहा है दुनिया में बड़े अरसे से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी डोंट हैव द इमेजिनेशन, वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। और ये इसलिए करना पड़ेगा, मतलब आपको डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी इसलिए लानी पड़ेगी कि अनफॉर्चुनेटली आपका शो लोग देखते होंगे, शाहजेब खानज़ादा का देखते होंगे, 2-4 शोज़ हैं जो वर्थ वॉचिंग हैं। बाकी जो हमारे चैनलों पे चल रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों से पूछता हूँ टीवी देख रहे हैं, वो ट्रेंड नहीं है जो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले था। अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉसेस इसको शायद रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, या उनको पता नहीं है कि हमें आगे कैसे जाना है। तो अनलेस वी सॉर्ट दैट आउट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मीडिया एक कारोबार है ना, मतलब आप और हम तो नौकरी करते हैं, सहाफत करते हैं, लेकिन जो बॉसेस हैं उनको कमाना होगा ना, टू मेक इट सस्टेनेबल, जो प्राइवेट सेक्टर में। तो हमारे यहाँ कन्वर्जेंस पे बहुत होती है कि जी टीवी को, डिजिटल को कैसे लाया जाए, लेकिन नोबडी हैज़ बीन एबल टू डू इट। मैंने बड़े मीडिया हाउसेस में हम बात करते हैं एडिटर्स से, ऑनलाइन वाले अपना काम कर रहे हैं, प्रिंट वाले अपना काम कर रहे हैं, टीवी वाले अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और जैसे सनाउल्लाह रिपोर्टर हैं या ब्यूरो चीफ हैं, दे आर नॉट रियली क्लियर कि उनका पहला पॉइंट क्या है, वेयर डू द रिपोर्ट, यू नो। सो हमारी इंडस्ट्री में जब मैं कह रहा हूँ कि मसाइल हैं, दैट इज समथिंग वी हैव टू फिगर आउट, यू नो। उसके लिए हम किसी बाहर किसी दूसरे इदारे को मरूद इल्ज़ाम नहीं कर सकते। सो ये हमारे यहाँ लीडरशिप का एक बड़ा इशू है, जिसकी वजह से फिर हम भी सफ़र कर रहे हैं और जर्नलिज्म एज अ होल सफ़र कर रहा है हमारे यहाँ। ऐसा ही है मजहर भाई, आपके ख्याल में? नॉट रियली। देखिए, हमारे यहाँ कुछ और हो रहा है दूसरी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हमारे जो जनरली जो मीडिया ओनर्स हैं, और ख़ासतौर पे वो जो हम क्लासिकल जर्नलिज्म से इस तरफ नहीं आए हैं, उनका वो किस बिजनेस में हैं? वो रियल एस्टेट के अंदर हैं, वो गोल्ड के बिजनेस में हैं, वो टोबैकोस के बिजनेस में हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों के बिजनेस में। तो उनका जो प्राइम इंटरेस्ट है वो उनका अपना बिजनेस है। मीडिया जो है वो उनका बिजनेस नहीं है, मीडिया बिजनेस का एक जरिया है। तो लिहाजा वो इस मीडिया को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। सही। और उसकी बेसिक वजह ये, क्योंकि उनके जो दूसरे इंटरेस्ट हैं वो इस मीडिया की वजह से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमें देखना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। आप देखें कि अगर ये जो है कि लॉसेस में जा रहा है, वो भी एक मिथ है, क्योंकि अगर लॉसेस में जा रहा है तो वो फिल्म क्यों बना रहा है, वो क्रिकेट राइट्स क्यों ले रहा है, वो एंटरटेनमेंट्स के एक मीडिया हाउस के कितने चैनल्स हैं, और वो चैनल्स चल रहे हैं, चाहे वो डमी के अंदाज में चल रहे हों, इसलिए कि वो वहाँ अपने टैक्स लॉसेस शो करता है। तो हमारे यहाँ जो क्राइसिस आ रहा है, वो क्राइसिस बुनियादी तौर पे ये आ रहा है कि जो प्योर जर्नलिज्म है वो इसलिए सफ़र कर रही है क्योंकि उसके इंटरेस्ट तब्दील हो गए हैं। और अब वो कहते हैं कि जाओ उस फील्ड में जाओ, इस फील्ड को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, इस फील्ड को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले भी प्रिंट मीडिया में भी कुछ बाउंड्री ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गई हैं। और आपके यहाँ जो वो बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन डिजिटल मीडिया का जो की रेस है वो अपनी जगह है, लेकिन अभी जो शाहजेब बात कर रहे थे वही उसका जवाब है कि वो इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे डिजिटल साइड पे। इसलिए कि उनको मीडिया को ग्रो नहीं करना है, उन्हें मीडिया को कोई बहुत बड़ा वो नहीं बनाना है, उन्हें मीडिया को सिर्फ अपने दूसरे इंटरेस्ट के लिए सामने रखना है। तो लेकिन मतलब भाई, सॉरी कथा कलामी माफ, पूरी दुनिया में जो पब्लिशर्स होते हैं या मीडिया ओनर्स होते हैं, उनके दूसरे बिजनेसेस भी होते हैं। हाँ, दूसरे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन क्या वो जर्नलिज्म को अपनी और उसको उस इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं? ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या उनका अखबारात का जायजा लें, क्या उनके खबरों में
चाहे टेलीविजन पे हों या उस पे हों, वो रिफ्लेक्ट करती है? क्या उनका रिपोर्टर जाके इश्तिहार भी लेता है? नहीं लेता होगा, बिल्कुल नहीं लेता। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स को क्या जिम्मेदारी दी जाती है? क्या सर वो बैरियर टाउन के खिलाफ कोई खबर चला सकता है? वही मैं कह रहा हूँ ना, आपसे वही बात कह रहा हूँ, वही मैं बात कह रहा हूँ कि सिर्फ वही नहीं, एक जमाने में इन्वेस्टमेंट कंपनी का यहाँ था जब तो टेलीविजन का जमाना नहीं था, लेकिन समद दादा भाई की इन्वेस्टमेंट कंपनीज के हवाले से कोई जो है वो खबर नहीं चलती। टेलको कंपनीज, ये सेल्यूलर कंपनीज के बाद आप नहीं कर सकते। चले वो भी उसको भी एक तरफ रखें, इन चीजों को भी एक तरफ रखें, क्योंकि बहरहाल मीडिया का काम अपनी मार्केट को बढ़ाना, तो उसको भी एक तरफ रखें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये नजर आता है कि मैं एक मीडिया टाइकून बनना चाहता हूं, नॉट बिकॉज आई लव द मीडिया, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मेरा एक मीडिया हाउस होगा तो मैं अपने कारोबार को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, यानी प्रोटेक्ट कर सकूंगा उसके अपने, अगर उस काम में गलत काम हो रहा है तो उसको जो सामने जिसके पास मैं एनओसी लेने जाऊंगा उसे ये पता है कि मैं इस मीडिया हाउस का मालिक हूं, तो वो 10 मरतबा सोचेगा। तो ये जो एक तरीक़ाकार हमने बना लिया, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और ओवरऑल एक ज़माना था कि जर्नलिस्ट ये पोजीशंस लिया करते थे, यानी ये जो हम कहते हैं ना कि हर कोई जर्नलिस्ट बन गया, तो उसको हर कोई को हमने जर्नलिस्ट रिकग्नाइज कर लिया, जबकि जर्नलिस्ट की बुनियादी डेफिनेशन ये होती है कि मेरा तमाम काम जो है, मेरी तमाम आमदनी मेरी जर्नलिज्म से हो। अब वो जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, वो तीसरी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, वो उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं होते, उसको 3 महीने में एक मरतबा सैलरी मिलती है, तो वो क्या करे? उसकी आमदनी का जरिया तो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है। इस पे आते बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमें वक्फा, और वक्फे के बाद जब हम सनाउल्लाह की तरफ आएंगे तो यही बात रखेंगे कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो सहाफ़ी कि बेशक मजबूर हों, वो ना काम करें उन जगह, वो इस्टेब्लिश जगह पे काम करें या अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं कि वो जो है अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आएँ। तो ये वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। मीडिया कुछ नया नहीं सोच रहा। 7 से 11 तक अगर आप देखें तकरीबन दिन में 150 से 200 शोज़ होते हैं जो सिर्फ सियासी शोज़ होते हैं, और मीडिया का जो असल काम है कि वो एक वॉच डॉग के तौर पर काम करे, यानी हुकूमत अगर कहीं किसी के हकूक़ गस्ब कर रही है वहाँ आप फोकस करें, या ऐसे लोगों के जिनके हकूक़ पामाल हो रहे हैं उस तरफ तवज्जो दें। वो नहीं दी जाती क्योंकि सियासी शोज़ में चटपटी गुफ्तगू होती है, उससे रेटिंग आ जाती है, रेटिंग का अपना सिस्टम फ्लॉड है। तो सनाउल्लाह, जो बेसिक कमज़ोरी तो ज़ाहिर है, जैसे हमने कहा सहाफ़ियों के अंदर भी है ये, हम सिर्फ 3 बंदे बिठा के 3 सियासी जमातों के एक यूज़लेस किस्म की डिबेट करा लेते हैं, और जो असल लोगों के मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग अब मीडिया से मुतनफ़िर भी हो रहे हैं, उस तरफ तवज्जो देने में क्या अमर माने हैं आपके ख्याल में? देखिए मुबश्शिर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्योंकि खुद 25-30 साल से पार्लियामेंट की कवरेज कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पिछले 2-3 साल की सिर्फ बात बताऊँ तो पार्लियामेंट में कोई एंकर नहीं आता। चंद 1-2 गिनती के हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो तो आते ही आते हैं, और शाम को पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ होता है उस पर प्रोग्राम किए जा रहे होते हैं। अब वहाँ पर वो लोग पार्लियामेंटेरियन तो मौजूद होते हैं जो प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, लेकिन वो जो एंकर है वो शाम को 6 बजे सो के उठ के आता है और उसने फिर वो प्रोग्राम कर देना होता है जो उसको लिख के दिया जाता है। कल की मैं आपको मिसाल दूं, कल की सबसे बड़ी खबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी। आपको अंदाजा है कितना बड़ा डिसीजन था, और ये 15 साल बाद या 10 साल बाद रीबेसिंग की गई है पाकिस्तान की इकानमी के साइज के हवाले से, पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से, और बाकी फिकस आमदन के हवाले से बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें सामने आई। लेकिन आप देख लें कल के सारे प्रोग्राम, शायद एक आध किसी ने थोड़ा बहुत तस्करा किया हो, ये बातें बिल्कुल गायब थी। इसी तरह कुछ हो, आज मैं बल्कि मज़े की बात बताऊं,
और जो तरबियत की बात है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा जरूरत है, प्रिंट मीडिया में इतनी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो खबर आ जाती है गलत आ जाए तो सहाफी आज भी 2 महीने घर से नहीं निकलता वो रिपोर्टर। सही बात। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक ही प्रोग्राम में 6 गलत किस्म की खबरें आती हैं और आप अंदाजा कर लें किस तरह होता है। शाम का मैं एक वाकया टीवी चैनल पे एक तजियाकार साहब बैठे थे, वो फरमा रहे थे कि वजीर आजम इमरान खान ने सदारती निजाम लाने के 3 तरीके ढूंढ लिए। 3 तरीके? अब मैं जी मैं परेशान हो गया जी। मैं बल्कि सोचने लगा दोस्तों किसी वकला को, आइन के एक्सपर्ट को फोन करूं, यार कौन से तरीकेकार हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन है आपके टीवी चैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपके तजियाकारों की, आपके एंकरों की। अच्छा, वजह यही है ना, जैसे आपने भी इशारा किया कि असल काम तो रिपोर्टर करते हैं और एंकर्स जो है वो पक्की पकाई खाते हैं बेसिकली, यानी वो प्रोग्राम से पहले रिपोर्टर के साथ बैठ जाते हैं, उससे जो कुछ हुआ है थोड़ी तफसील ले लेते हैं और उसके बाद रिपोर्टर बेचारा साइड पे हो जाता है और एंकर सामने आके ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है जैसे वो वही सोफे के पीछे बैठा हुआ था। मुबश्शिर साहब यही बात है, जब तक एंकर तजियाकार खुद नहीं जाएंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं चीज़ों को, आप मुझे बताएं किस तरह ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं बंदा जिसने 25-30 साल रिपोर्टिंग की हो और हर जगह खुद जाके पैदल से, मोटरसाइकिल पे भी मैंने की, वैगनों में भी की, गाड़ियों में भी गया, सब जगह गया हूँ। और आज जब मैंने शाम को ये एक तजियाकार से ये फिक्रा सुना तो आप अंदाज़ा करें मेरी क्या सिचुएशन होगी। तो कमर्शलाइजेशन की तरफ भी है लोग और कोशिश ये की जाती है, वो जिस तरह पहले बताया कि एजेंडा सेटिंग भी है। आपने जो पहले मुझसे सवाल किया था कि अब मीडिया की सिचुएशन इस तरह क्यों है, तो एक तो फाइनेंशियल इशू आ गए हैं बहुत ज़्यादा इस किस्म के, और दूसरा हर एक का एक एजेंडा हो गया और एजेंडा भी सोशल मीडिया के थ्रू हो गया है। तो उसको पूरा करने के लिए और रेवेन्यू के लिए ये तमाम किस्म के हमारे लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। तरबियत ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा तरबियत ज़रूरत है बनिस्बत जो है आपके प्रिंट मीडिया की। जी बिल्कुल मज़हर भाई, मैं यही सवाल आपके पास भी लेके जाना चाहता हूँ कि जो कुछ टीवी पे नज़र आ रहा है, अब वो लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी कम हो रहा है कि वो इतना हॉलो है कि जो एंकर है वो एक सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन को बयान कर रहा है और उसमें जाहिर है उसको कुछ मिर्च मसाला भी लगाना होता है ताकि इंटरेस्टिंग रहे और लोग जो हैं, और वो एक लाहासिल बहस शुरू होती है और एंड में जो है एंकर बड़े आराम से कह देता है कि इस बात का क्या फ़ैसला होगा वो वक्त ही बताएगा। हमें जो पहली चीज़ सहाफ़त में बताई गई थी कि आपने फैक्ट्स नरेट करने हैं, एंड में ये नहीं कहना कि वक्त ही बताएगा, क्योंकि लोग फिर जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे अगर वक्त नहीं बताना है तो भाई आपने 1 घंटे हमारा टाइम क्यों ज़ाया किया। असल में मुबश्शिर हमने जर्नलिज्म को बहुत आसान कर दिया है, यानी आप टेलीफोन पे टिकट लिखा दें, आप 4 अपने एक टीम 4, 5, 6, 7, 8 की एक टीम है, मैं शाम को आता हूँ, वो टीम मुझे एक प्रोग्राम तैयार करके दे देती है, मेरा काम सिर्फ उससे एक अच्छे अंदाज में पढ़ना रह जाता है। तो मेरी अपनी जो इनपुट है, मेरी अपनी जो रिसर्च है, मेरा अपना जो फील्ड में रहकर एक्सपीरियंस है, वो फिर किसी काम का नहीं होता, उसको ज़रूरत नहीं होती। यानी वो पैसे उन सबसे ज़्यादा ले रहा है सिर्फ एक अच्छी एक्टिंग करने के, बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में एक चीज़ को प्रेजेंट करने के वो पैसे ले रहा है। जो हार्डकोर लोग होते हैं वो फील्ड में उसको वो फील ही नहीं हो सकती अगर बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में आप मौजूद नहीं हैं, अगर किसी इनकाउंटर के बीच में आप नहीं हैं, तो वो फील आपको आ ही नहीं सकती, वो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आ ही नहीं सकते। लेकिन उसको क्योंकि जर्नलिज्म बहुत आसान हो गई है, मोबाइल फोन से आपने खट करके भेज दी, आप समझे कि आपका काम खत्म हो गया। ये नहीं कि दफ्तर में आके, हाँ बाद में दफ्तर में आके आपने वॉइस ओवर वगैरह दे दिया, ये सब कर दिया। तो हमने माजी के मुकाबले में जर्नलिज्म को बहुत आसान कर दिया है ना। अब आप लाइव में घंटों बोले जा रहे हैं जी बिल्कुल। तो आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि ना डेस्क पे बैठे हुए लोगों को ये अंदाजा है यार ये एक आदमी एक ही जगह पे खड़े होके एक इवेंट के बारे में उसे कितनी इंफॉर्मेशन आएगी, कितनी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। उसको थोड़ा सा ब्रेक तो दे दें कि किसी दूसरे पे चले जाएं, जाके वो कुछ मजीद इंफॉर्मेशन लाके। तो एक प्रेशर जो होता है वो प्रेशर वो कर दिया हमने उसमें।
लेकिन काम हमने बहुत आसान कर दिया है जर्नलिज्म में। तो मेरा ख्याल है ये जब तक चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी, तो इस वजह से उसने भी काम छोड़ दिया। उसको क्या ज़रूरत है कि वो जिस तरह अभी उस्मान कह रहे थे, मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं असेंबली जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट होगा कि मैं देखूं, फील करूं, चंद लोगों से बात करूं। बात इस वजह से नहीं कि मुझे कोई खबर चाहिए, बात इस वजह से कि मुझे एक जहन का अंदाज़ा हो जाता है। मैं जब टीवी टॉक शोज किया करता था तो मैं जाता था इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट था। जर्नलिज्म जो है वो जॉब नहीं है, जर्नलिज्म एक पैशन होती है। मैंने रिपोर्टिंग छोड़े मुझे अरसा हो गया, लेकिन मेरे आज भी वो पुराने कॉन्टैक्ट से मेरी बातचीत होती रहती है। बिल्कुल ऐसे कि मुझे वो इनपुट, तो आप जर्नलिज्म जो है वो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, आप भले टेलीविज़न पे हों, आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे हों, लेकिन अगर आप फील्ड में नहीं हैं तो वो ठीक है कि आपकी रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आपको कभी भी वो जर्नलिस्ट की फील आएगी ही नहीं जो एक जर्नलिस्ट को आती है फील, क्योंकि उसे पता होता है। क्योंकि मैंने देखा है, प्रिंट में भी देखा है हमने, कि एक साहब थे हमारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कि उन्होंने सदर बॉम्ब ब्लास्ट जो 87 में हुआ था, जिसमें कोई 200-250 लोग मारे गए थे, उसकी रिपोर्टिंग, उसके ऊपर उन्होंने एक डायरी लिखी थी, ये जाने बगैर कि उधर हुआ क्या है, और एक खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने एक डायरी लिख दी। लेकिन उसके मुकाबले में एक और जर्नलिस्ट थे, वो डायरी लिखी जिसने बताया कि किस जगह बॉडीज पड़ी हुई थी, किस तरीके से किसी बार्बर शॉप के ऊपर किस तरीके से सर कटा हुआ पड़ा हुआ था, किस जगह से जो ठेले थे उन पे लाशें पड़ी थी। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें शायद अंग्रेजी का कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो आप फील कर सकते थे कि ये आदमी वहां मौजूद था। बिल्कुल। और ये आदमी जो बहुत खूबसूरत अल्फाज में डिस्क्राइब कर रहा है, इसे पता ही नहीं कि उधर क्या हुआ है। ठीक। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको वो फील आए, और वो फील उसी सूरत में आ सकती है कि अगर आपने फील्ड में जाके काम किया हो। एग्जैक्टली। हम यहाँ पे एक वक्फा लेना है और आखिर जो हिस्सा है उस पर हम फोकस रखेंगे कि फिर चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। अभी डूम एंड ग्लूम सिनेरियो और आपस में मिलकर मीडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रोना तो बहुत रोया जाता है, लेकिन क्या सलूशन भी है इस वक्फे के बाद? वेलकम बैक। अब चलते हैं कि क्या कोई हल भी है कि इस जो मुसीबत से निकला जाए, जिस मुसीबत में मीडिया इंडस्ट्री गिरफ्तार है। शाजिद, एक मैं चीज़ पहले क्लियर करता चलूँ। मुझे लगता है कि हमारी गुफ्तगू में हम कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए। हाँ। एंकर्स पे भी, एनालिसिस करने वालों पे भी। अच्छा, एनालिस्ट पे मेरा अपना व्यू ये है कि देखें, पूरी दुनिया में कभी ये नहीं होता कि आप जो है एक्सपर्ट्स के अलावा लें। यहाँ जो है सहाफ़ी तजज़ियाकार भी है, यहाँ सहाफ़ी मईशतदान भी है, यहाँ सहाफ़ी ख़ारजा उमूर का भी माहिर है, यहाँ सहाफ़ी पॉलिटिकल साइंस के हम जो है प्रोफेसर्स को कहीं नहीं लेते, कभी नहीं लिया, हमेशा पॉलिटिशियन को ले लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि वो, लेकिन वो पॉलिटिशियन ज़ाहिर है अपनी पार्टी के नुक्ता नज़र से बात करेगा, ओवरऑल पिक्चर के बारे में उस तरह से बात नहीं करेगा। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ अभी भी अच्छे एंकर्स भी हैं, नहीं बिल्कुल है, क्योंकि हम जब ये करते हैं ना कि सारे एंकर जो हैं वो आके बैठ जाते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम रियली गुड एंकर्स दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, जो कोशिश करते हैं कि इम्पार्शली काम करें और जिस तरह काम होना चाहिए करें। ये एक अलग बात है कि पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि कई को चुन चुन के टारगेट किया गया, मीडिया से बाहर किया गया। बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, कि वो उन्होंने कई लोग जो हैं यूट्यूब पे हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अलाउ कर रही है, भले रियासत ना करे, हुकूमत ना करे, लेकिन हम अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि हमारे पास आज भी बहुत बहादुर सहाफ़ी, हिम्मत वाले सहाफ़ी, उन्होंने बहुत कुछ भुगता है, वो आज भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वी शुड अप्रिशिएट दैट। अब आपने बात की कि आगे हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो अगर आप दुनिया पे नज़र डालें तो जाहिर है कि डिजिटल जो है वो इट्स नॉट जस्ट इट्स योर प्रेजेंट, इट्स योर फ्यूचर एज वेल। और जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाएं उतना हमारे लिए बेहतर है। मुझे लगता है अभी भी
हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनको ये सही तरह रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं कल ही हमारी एक दोस्त है, उनसे मैं बात कर रहा था, डिजिटल में काम करती हैं, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट, टिकटॉक उनका अकाउंट है, आप दूसरे बड़े बड़े इदारे ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें, वो उन ऐप्स पे जा रहे हैं जो यंग लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। आपका टिकटॉक का अकाउंट है? नहीं। स्नैपचैट का अकाउंट है? नहीं। मेरा ख्याल है हम जो पैनलिस्ट बैठे हैं हम में से किसी का भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें रिकग्नाइज करना होगा कि हम एक ऐसी जनरेशन से हैं कि हम डिसकनेक्टेड हैं फ्रॉम आवर यूथ। बिल्कुल। और जब तक आप नया ब्लड, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जाएंगे। ऑलरेडी मेरी ये प्ली है कि हमारे जो प्राइम टाइम शोज़ हैं, हमारे टीवी चैनल्स हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं। हमारा अवाम जो है वो पिसा हुआ है, रोज़ रोज़ के झंझटों में लगा हुआ है, सिवाय यही आपके ISPR, फलाना, पॉलिटिशियन, वकील, इनको अगर आप निकाल दें तो अब पब्लिक के लिए उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वी नीड टू रीथिंक। और अगर हमें जर्नलिज्म को सर्वाइव करना है, इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है, बॉसेस को, ओनर्स को, सहाफ़ियों को, वी नीड टू रीथिंक कि हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। मतलब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट वी कैन लर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी इदारे, इस वक्त BBC भी बहुत क्राइसिस में है। बिल्कुल है। उनको फंडिंग का मसला है, पूरा एक मेल्टडाउन है। हम जितने भी लोगों को वहाँ जानते थे सीनियर, सब छोड़ के जा रहे हैं। तो जर्नलिज्म विल एग्जिस्ट, बट इट विल नॉट एग्जिस्ट इन द शेप एंड फॉर्म दैट यू एंड आई हैव नोन, या जिस तरह जिसको मजहर साहब ने देखा है या सनाउल्लाह ने देखा है, इट विल एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, एंड द सूनर वी फिगर दैट आउट द बेटर इट इज फॉर अस। जी सनाउल्लाह सर, अब सूरत हाल ये है कि देखना ये पड़ेगा स्टेट की क्या पॉलिसी है। आप अगर देखें, रशिया को देख ले, चाइना को देख ले, सऊदी अरब को देख ले, टर्की को देख ले, ईरान को देख ले, वहाँ मीडिया से रिलेटेड क्या पॉलिसी है। क्योंकि मैं खुद वजारत इत्तलात बहुत ज़्यादा जाता रहा हूँ, और इस हुकूमत की भी सबसे ज़्यादा तवज्जो और सबसे ज़्यादा वजीर वजारत इत्तलात में रहे। एक वक्त तो ये था कि 7-8 लोग थे, कोई वजीर इत्तलात था, कोई मामले खसूसी था, कोई एडवाइज़र था, कोई तर्जुमानों की फौज अलग है। तो बेसिकली इन्होंने आने के साथ ही ये प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया था, जिसका मैंने खुद कई दफ़ा रिपोर्ट किया है, कि मीडिया को हमने आर्म ट्विस्ट करनी है और इसको बिल्कुल एक ज़मीन पर लिटा देना है, सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ। और पहला डिसीजन जो किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, जो उनके रेट थे, एडवर्टीजमेंट के रेट थे 3 लाख रुपए पर मिनट का, उसको इन्होंने 3 कैटेगरी में करके 100% टाइम कट लगाया। 150 पहली कैटेगरी में 1.5 लाख किया, फिर 1 लाख, फिर 50,000। उसके बाद बाकी इकदाम शुरू हो गए, बाकी भी आपको पता है किस तरह हुए। दूसरा जो हमारा मीडिया का इशू है, आप कोई भी लाइसेंस लेने जाए, कोई जॉब के लिए जाए, तो आपसे जब CV मांगा जाता है तो उसमें उसका कम से कम जो कंसर्न पेशा है उसका एक तजर्बा देखा जाता है। हमारे यहाँ आपको पता है जो स्टेट रियल इस्टेट के लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए गए हैं मोस्टली लोगों को, और भी इसी तरह शोबों का जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया से, या वो तालीम के शोबे से वाबस्ता है या किसी शोबे से वाबस्ता है। तो उनका एजेंडा फिर उन्होंने इसी किस्म की लाट तैयार करनी है, जिस तरह की आजकल आपको नज़र आ रही है, जो फिर TV पे बैठ के कहती है जी PM ने जो है सदारती निज़ाम के 3 तरीके तलाश कर लिए। जी बिल्कुल। तो आप ये सूरत हाल है इस किस्म की ना, मैं खुद बड़ा पैथेटिक मुझे लग रही है। और जो स्टेट की पॉलिसी है वो आपको क्लियर नज़र आ रही है कि मीडिया को उन्होंने किस डायरेक्शन पे जाना है। जो आपको पता है ना, एक हमारा डॉक्ट्रेन है, उसके अंदर ये शामिल है कि मीडिया को हमने कहाँ लेके जाना है, किस कंट्री के, आया कि हमने रशिया के लेवल पे रखना है, चाइना के लेवल पे रखना है, सऊदी अरब पे या किसी और मुल्क पे रखना है। अभी तक मीडिया रेजिस्ट कर रहा है। जो मजहर साहब जैसे लोग हैं, इस किस्म के बहुत सारे हमारे जो एक्टिविस्ट हैं इस बारे में खड़े हुए हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत नाजुक भी है। और हमारे लिए जो खासकर जो सच बोलना चाहते हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जो विदाउट किसी पार्टी के किसी के साथ खड़ा हुए, या जो आज एक टर्म इन्होंने आजकल मुतारिफ कराई है लिफाफे की, उसके बगैर वो खड़े होकर काम कर रहे हैं। और सच लोगों को, जो एक सहाफ़ी का फर्ज है कि उसने सच बताना, आगे अवाम को सच बताना है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन पर जिस तरह की पाबंदियां आपको पता है वो भी सबके सामने है। तो आपको स्टेट की पॉलिसी से एक टकराव है इधर, वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। जब तक आपको स्टेट की तरफ से एक क्लियर पॉलिसी नहीं होगी, फिर मीडिया इसी तरह चलेगा जिस तरह आजकल चल रहा है। हाँ मतलब भाई, एक तो ये आ गया कि जी रिप्रेशन है, दबाव है, सारा कुछ है। मीडिया भी तो उसी सियासी अखाड़े में उतर के बस वहीं की रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया भी तो जो लोगों के असल मसाइल हैं, चाहे वो तालीम हो या सेहत हो या और बुनियादी ज़रूरियात हो, वहाँ वो भी तो निगलेक्ट कर रहा है।
देखिए मुबशिर, सहाफत के 4 सतून हैं। एक मालिक होता है, एक एडिटर होता है, एक सहाफ़ी होता है और एक कारी होता है या आप व्यूअर्स होते हैं वो। अब बुनियादी तौर पे प्रोपराइटर को ये तय करना है कि उसने कौन से मीडिया मॉडल को लेके आगे बढ़ाना है। उसने जर्नलिज्म को प्रमोट करना है या उसने अपने कारोबार को वसी करना है। अभी मैं पढ़ रहा था अहमद अली खान साहब के उसमें कि बिफोर पार्टी यानी जर्नलिज्म और बिजनेस दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन पार्टीशन से पहले जो था वो जर्नलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बिजनेस जाहिर है, बिजनेस मॉडल रहा हमेशा से रहता है, लेकिन आप इंपॉर्टेंस किसको देखिए। इस वक्त जैसे हम एंकर्स की बात करें, जिनको भी वो करते हैं, क्या मैं किसी अगर एंकर से जाके कहूँ कि जी आप एजुकेशन पे नहीं करते, आप हेल्थ पे नहीं करते, तो वो कहेगा कि अगर मैंने ये किया तो मुझे बताएं कि कितने लोग देखेंगे, और जब वो नहीं देखेंगे तो उसकी रेटिंग नीचे आएगी, जब रेटिंग नीचे आएगी तो मुझ पर प्रेशर किसका आएगा। तो आपने तय करना है, मालिकान ने ये तय करना है कि आपने इस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना है या आपने कुछ जर्नलिज्म पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, आपने जर्नलिज्म को पब्लिक इंटरेस्ट में करना है या जर्नलिज्म को बिजनेस मॉडल पे रन करना है। दूसरा, स्टेट की जो मसला है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो जानी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से पिछले 60-70 साल में जितनी करप्शन बढ़ी है उतनी और किसी उसमें नहीं बढ़ी। दूसरा, मुझे ये तय करना है, मैं जब कह रहा हूं मैं अपनी कम्युनिटी से वो कर रहा हूं कि हमने क्या, आप हो क्या रहा है, लोग सहाफत में क्यों आ रहे हैं। लोग सहाफत में आ रहे हैं प्रेस क्लब के मेंबर बन जाएं, एक प्लॉट मिल जाएगा, और हमने आप देख लें, आप प्रेस क्लब्स की आप वो देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, यूनियंस के स्ट्रक्चर देख लें कि हम जिस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं उसी गवर्नमेंट से जाके हम डोनेशंस भी लेते हैं, बिल्कुल उसी से हम प्लॉट्स भी लेते हैं। तो हमने जब तक हम एथिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। आपको एज ए जर्नलिस्ट एथिकली खड़ा होना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। हमने या तो फिर हम छोड़ दें आज़ादी सहाफत की लड़ाई, आज़ादी सहाफत की लड़ाई छोड़ दें, आप अच्छी सहाफत की लड़ाई छोड़ दें, आप प्रोफेशनलिज्म को छोड़ दें, आप वो ठीक है, फिर आप कारोबार हैं, आप सहाफ़ी बन गए, जिस तरह और फैक्ट्रीज के वक्त वो होते हैं, अब आप बन गए, आप जाके प्लॉट्स लें, मुख्तलिफ हर साल जाके 400-500 प्लॉट्स हासिल करें गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट वो आपको प्लॉट्स दे, उस लिहाज से फिर आप खड़े हो जाएं। कभी कोई किसी अखबार पे किसी सहाफ़ी की पिटाई हो जाए तो फिर आप गवर्नमेंट से शिकायत करें। तो आपने एथिकली, जब तक हम सहाफ़ी एथिकली खड़े नहीं होंगे, जब तक मालिकान ये एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत जो है वो सहाफ़ियों के अंदर या इस तरह डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं तर्क करेगी, जब तक रियासत क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना नहीं सीखेगी, सहाफ़त बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने कंक्लूड किया है। नाज़रीन, ये बहस थी, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।